हेलो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो कि प्रथम ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, बहुत ही प्रोमिनेंट रिपोर्ट है। अगर हम अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो रिलीज हुई है और आज के सेशन में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, तो आप प्लीज एंड तक बने रहिए। और उसके साथ साथ गाइस, आज का जो सेशन है वहां पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी कि 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक के बीच में। 31 जैन को अगर मैं बात करूं तो आपने पता है कल इकोनॉमिक सर्वे आया था, जिसका सेशन जो है वो ऑलरेडी आपको चैनल पे मिल चुका है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे को भी देख सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बताई हैं, तो आप उनके बारे में जान सकते हैं। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने एसबीआई पीओ और क्लरिकल लेवल के एग्जामिनेशन को, तो आप उसके लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसको एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, सेशन के ऊपर आते हैं। तो जैसा कि हर सैटरडे को सुबह 7 बजे मैं आपको मिलता हूं आपके वीकली करंट अफेयर सेशन के साथ, तो वैसे ही आज आपके साथ डिस्कस करेंगे 24 to 30 ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स। यहाँ पे एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे साथ हर सेशन में करता हूं, वो आज भी करूंगा कि दोस्तों प्लीज आप अब जब भी कोई सेशन देखते हो तो अपनी नोटबुक और अपना पेन हमेशा अपने पास रखें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां से मिलते हैं एडिशनल, वो आप लिख सकें और अपनी प्रिपरेशन में उनको एनहांस कर सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के ऊपर। और आज हम अराउंड एंड अराउंड 30 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला प्रोमिनेंट टॉपिक है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी क्रिकेट में काफी अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर, उसके बाद नेशनल गेम्स अनाउंस हुई हैं, तो काफी चीज हुई हैं, सबको जानते हैं आज के सेशन में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि व्हाट इज द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ इंडिया इन कॉफी प्रोडक्शन। तो कॉफी प्रोडक्शन में भारत का कौन सा रैंक है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन में ही आपको एक एडिशनल पॉइंट मिल रहा है कि एक्सपोर्ट भारत के जो हैं वो अराउंड एंड अराउंड 1.29 बिलियन के आसपास हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में। तो बताइए जी कौन सा रैंक है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, पहली बात तो ये हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज यहां पे आप सीखने आए हो, अपने नंबर लेने नहीं आए हो, सीखने आए हो। ताकि अगर गलत भी हो रहा तो यहां से समझ तो पाओगे ना क्या गलतियां हो रही हैं। तो प्लीज हर बच्चा अटेम्प्ट करो। दूसरी बात है, जो भी पॉइंट आपको लगता है कि यार मेरे को एडिशनल मिल रहा है, वो अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। चलिए, तो इसको आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, इंडिया का रैंक 7th। अगर मैं बात करूं भारत का, तो भारत अब 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर बन चुका है ग्लोबली, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं तो टॉप बायर्स कौन से हैं इंडिया के, भारत के टॉप बायर्स कौन से इटली, बेल्जियम और रशिया, ये 3 हमारे टॉप बायर, इसको याद रखना, IBR, इटली, बेल्जियम और रशिया हमारे टॉप बायर हैं। और अगर मैं लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करूं तो दोस्तों केरला, कर्नाटका सबसे नंबर 1 पे है, दूसरे पे आता है केरला, तीसरे पे आता है तमिलनाडु। तो KKT, ठीक है जी, तमिल, कर, ठीक है, कर तमिल, इस तरह आप याद रख सकते हो, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ठीक है जी। और हमारे यहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में जनरली कॉफी की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, आपको मुझे बताना है कौन सी फिनटेक कंपनी को रिसेंटली जो है वो पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंटिटी का अप्रूवल मिला है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। देखिए, मतलब सिंपल भाषा में क्या होता है, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एंटिटी का मतलब यानी कि आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर सकते हो इस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या इस स्पेसिफिक एंटिटी के थ्रू। तो वो कौन सी एंटिटी है जी, उसका आंसर है जी स्काइडो। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, स्काइडो का सही आंसर है। अब हुआ क्या है, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, आरबीआई ने अप्रूवल दिया। स्काइडो क्या है, स्काइडो एक बैंगलोर बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी है जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया है। और जैसे मैं आपको बोल रहा था, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मतलब क्या है कि भाई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस हो सकती हैं, किसके लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन यहां पे हो सकती हैं, ठीक है जी, अंडर द डायरेक्ट रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, क्यों ये पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट आरबीआई के रेगुलेशंस के अंतर्गत आती हैं। दूसरी बात दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास प्रोमिनेंट एंटिटीज कौन सी हैं जो आपको ऑप्शन में भी देखने को मिल सकती हैं, आती हैं जी कैश फ्री, अमेजॉन पे, बिल डेस्क और एडेन इंडिया। तो ये 5th हो गई है।
तो पहले 4 थी, अब ये 5th कंपनी बनी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सी पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एंटिटी नहीं है। तो दोस्तों ये भी याद रखना, ठीक है जी। तो कैश फ्री, Amazon, बिल्डेस्क और रेडियन, इसके बाद 5वीं बनी है आपकी स्काइडो, जो कि बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कहां की है, बैंगलोर की है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आता है दोस्तों ऑम्बड्समैन, यानी कि अगर आपको कोई भी कंप्लेंट हो आरबीआई में करनी हो तो ग्रीवांस करने का मतलब क्या होता है। अगर आपको कंप्लेंट करना तो ऑम्बड्समैन स्कीम आरबीआई ने स्टार्ट की थी। अब न्यूज में क्या है, क्योंकि आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम जो है ये बेसिकली न्यूज में है, तो क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी हमारी पहली ऑम्बड्समैन स्कीम्स थी उन सबको इसके अंदर मर्ज कर दिया था, कौन से ईयर में, कौन से ईयर में, ठीक है। चलिए 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2021। अब समझते हैं हुआ क्या। जैसे मैंने को बताया ऑम्बड्समैन का मतलब क्या है, कोई भी कंप्लेंट होगी ना तो यार उसके बारे में आप आरबीआई को बता सकते हैं। तो वो स्कीम थी ऑम्बड्समैन स्कीम। तो आरबीआई के पहली 3 ऑम्बड्समैन स्कीम से क्या क्या नाम था जी, बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम, ऑम्बड्समैन स्कीम ऑफ एनबीएफसीज एंड ऑम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस 2019, ठीक है। इन सारी की तीनों स्कीम्स को अब मिला के एक ही स्कीम बना दी, इसका नाम है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। कब, नवंबर 2021 को। क्या मतलब है कि भाई जो भी आपके ग्रीवांसेस आते, ग्रीवांस का मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको आरबीआई के प्रोसेस में, तो आप उसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम हियर। अब होगा क्या, देखो कैसे करोगे भाई। कोई बैंक है, एनबीएफसी का बंदा है, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, उन सब के बारे में अगर आपको कोई भी रेजोल्यूशन, आपकी अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो आप इस पोर्टल पे जाके स्कीम के अंतर्गत अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, बट सवाल एक और आएगा मन में, कैसे रजिस्टर करवाओगे कंप्लेंट, किसके थ्रू करवाओगे। तो उसके लिए आरबीआई ने यहां पे बोला है कि भाई अगर आपको आरबीआई ऑम्बड्समैन में स्कीम रजिस्टर करवानी है वो तब तक आपकी मानी नहीं जाएगी जब तक कि आप आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत उस कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं करते, फाइल नहीं करते। आप समझ रहे हो कि आरबीआई ने बोला कि हम आपके ऑम्बड्समैन के थ्रू कंप्लेंट रिजॉल्व करेंगे, बट भाई आपको वो पहले कंप्लेंट इस स्कीम के अंतर्गत फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और 30 डेज बिफोर 30 डेज ऑफ लॉजिंग द कंप्लेंट, आपको 23 दिन पहले, बिफोर 30 डेज ऑफ लॉजिंग द कंप्लेंट विद द रेगुलेटेड एंटिटीज विदाउट रिसीविंग अ रिस्पॉन्स। यानी कि आपने यहां पे कंप्लेंट रजिस्टर की कैसे, आपने पहले जो भी रेगुलेटेड एंटिटी थी, चाहे वो एनबीएफसी था, चाहे वो बैंक था, चाहे वो डिजिटल पेमेंट, डिजिटल हमारे ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग डिजिटल पेमेंट प्लेयर्स हो सकते हैं, आपने पहले उनको कंप्लेंट की। आपकी पूरे 30 दिन में उस कंप्लेंट पे कोई भी फैसला नहीं लिया गया, तो आप किसके पास जाओगे, आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन के पास जाओगे। जब आप यहां पे जाओगे, अगर आपको उसके बाद आरबीआई की जो ऑम्बड्समैन है वो इसके ऊपर ओवरटेक करेगा और इसके ऊपर एक्शन लेगा। तो ये है ये पूरा मामला। अब आपके बारे में क्या था, क्योंकि इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम न्यूज में आई थी, तो हमें इतना ही बेसिक है जो हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दोबारा बोलूंगा, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, तो दोस्तों आज के लास्ट में, सेशन के एंड में उसी रिपोर्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। अराउंड एंड अराउंड आखिरी के 10-15 मिनट लगेंगे हमारे उस रिपोर्ट के ऊपर, तो उसको बड़े आराम से समझेंगे। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक बने रहिए। उस रिपोर्ट को बिल्कुल छोड़ना मत, क्योंकि उसमें से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। तो अगला सवाल देखिए बहुत आसान है कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत एक प्रोग्राम होता है या एक इनिशिएटिव का नाम है वेटलैंड एक्रीडिएशन सिटीज। तो कौन सी पहली बार भारत की 2 सिटीज इसके अंतर्गत रिकॉग्नाइज हुई हैं, आपको मुझे बताना है वो 2 सिटीज कौन सी हैं। विच आर दिस 2 cities that got recognized under the wetland accreditation under the रामसर कन्वेंशन हियर। तो वो कौन सी स्टेट्स हैं जी, उनका आंसर है आपका इंदौर और उदयपुर। ठीक है, अब आपसे पेपर में एक सवाल और पूछा जा सकता है, क्या
ये जो प्रोसेस है ये शुरू हुआ था 2024 में। तो जनवरी 2024 में पहली बार भारत ने 3 शहरों को नॉमिनेट किया था अंडर द वेटलैंड सिटीज एक्रीडेशन प्रोग्राम। देखो, नॉमिनेट किया था पिछले साल 3 सिटीज को, अब 3 में से 2 को अप्रूवल मिल गया, यानी कि 2 शहर तो आपके वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन के अंदर आ गए। अब सवाल मन में ये आएगा कि सर कौन सा नहीं आया, कौन सा नहीं आया? नहीं, कौन सा आया? वो था भोपाल। तो ये याद रखना, जो 3 शहर नॉमिनेट हुए थे वो थे इंदौर, उदयपुर और भोपाल। भोपाल सिलेक्ट नहीं हुआ और इंदौर और उदयपुर सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जो 3 सिटीज नॉमिनेट की गई थी भारत के द्वारा, उनमें से इंदौर और उदयपुर सिलेक्ट हुई। तो बताइए कौन सी सिटी थी जो सिलेक्ट नहीं हुई फाइनल लिस्ट में आके? तो उसका आंसर होगा भोपाल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। तो देखिए, मैंने आपको सारा बता दिया है कि वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन में इंदौर और उदयपुर गया है। वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत एक प्रोग्राम है। रामसर कन्वेंशन बेसिकली क्या है? जो भी हमारे वेटलैंड्स होते हैं ना, उनको सिक्योर करने के लिए, ठीक है ना, और एनवायरनमेंट को सिक्योर करने के लिए रामसर कन्वेंशन स्टार्ट की थी। कहां से स्टार्ट हुई थी? ईरान में। ईरान में 1971 में रामसर कन्वेंशन स्टार्ट हुई थी। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, रामसर कन्वेंशन में पिछले 2-3 साल से भारत जो है बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज हमारे काफी साइट्स ऐसी हैं जो रामसर कन्वेंशन के अंडर जो है वो ऐड हो रही हैं। तो पहले अराउंड 40 थी, अब अराउंड कितनी है? अब हमारे पास 85 इंडियन वेटलैंड्स हैं जो कि रामसर कन्वेंशन के अंदर है। ठीक है जी। अगर मैं वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन यानी कि वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज की बात करूं दोस्तों, तो वहां पे भारत की ऑब्वियसली पहली बार भारत में रिकॉग्निशन मिली है इसके बाद। बट अगर सबसे ज्यादा बात करूं तो सबसे ज्यादा सिटीज किसकी हैं? चाइना की। चाइना की 22 सिटीज हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे फ्रांस आता है जिसकी 9 है। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है यहां पे। और हमारी कितनी हो चुकी हैं? 2 हो चुकी हैं। चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला सवाल है जी, आपको मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न टू साइन एन एग्रीमेंट विद भाषिनी इनिशिएटिव। भाषिनी क्या है? भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। तो भाषिनी के अंतर्गत, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सा शहर है, कौन सा स्टेट है, पहला कौन सा राज्य है जिसने के पहली बार नॉर्थ ईस्ट में और ईस्टर्न साइड में इस इनिशिएटिव के अंदर एग्रीमेंट साइन किया है? तो क्या है जिसका नाम? ठीक है, तो दोस्तों उस स्टेट का नाम है त्रिपुरा। क्या है जी? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ने भाषिनी इनिशिएटिव के अंतर्गत एग्रीमेंट साइन किया और ये पहला स्टेट बन गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, इससे होगा क्या? आपका गवर्नेंस जो बेटर हो जाएगी, क्योंकि मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस की तरफ ये काम कर रहा है भाषिनी। भाषिनी जो है वो 2022 के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था अंडर द नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन, जिसका ऑब्जेक्टिव है जो भाई डिजिटल डिवाइड होता है। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है? अब कई बार होता है कि जब हम भी सेशन लेते हैं तो क्या होता है कि भाई मैंने किसी एक लैंग्वेज में सेशन लिया, यानी कि मैंने हिंदी में सेशन लिया। अब आप में से कुछ बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे, तो सर मुझे तो इंग्लिश में नहीं आता। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी लोकल लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर तो देखिए हर बंदे के पास, ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान को हर एक भाषा आती होगी। आप एक भाषा में निपुण होगे, दूसरी भाषा में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो उसी चीज को यहां पे ठीक करने के लिए भाषिनी ने इस डिजिटल डिवाइड को खत्म किया। इन्होंने क्या बोला? हम रियल टाइम ट्रांसलेशन करेंगे। स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट का मतलब क्या है कि भाई जो आपने पढ़ा है उसको हम टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। उल्टा भी है टेक्स्ट टू स्पीच, वॉइस टू वॉइस ट्रांसलेशन। अब ये कितनी भाषाओं में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी भारत की शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जी इंडिया की, उन सब के अंदर ये ट्रांसलेशन पॉसिबल है बाय दिस स्पेसिफिक इनिशिएटिव ऑफ भाषिनी। ठीक है, तो यानी कि 22 जो लैंग्वेज हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, उसमें आप आराम से ट्रांसलेट करते हो इस इनिशिएटिव के अंतर्गत। यही है भाषिनी इनिशिएटिव, और इसके अंदर त्रिपुरा ने अब एग्रीमेंट साइन किया ताकि वो नॉर्थ ईस्ट में पहले से, ताकि वो अपने डिजिटल डिवाइड को खत्म कर सके। ठीक है, त्रिपुरा के बारे में एक चीज और याद रखना, क्या है? त्रिपुरा का ना जो नया स्टेट एम्बलम पे प्रूव हुआ है, तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस स्टेट का नया स्टेट एम्बलम अप्रूव हुआ है, वो कौन सी स्टेट है? वो है
त्रिपुरा। ठीक है जी, किसने अप्रूव किया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव किया। और इसमें बेसिकली दोस्तों हुआ क्या है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है ना, जिसको अशोक चक्र आप बोलते हो, उसको त्रिपुरा के स्टेट एम्बलम के सेंटर में रखा गया है और ओवरऑल जो है वो त्रिपुरा का मैप बनाया गया है, जो त्रिपुरा का स्टेट का मैप और सेंटर में नेशनल एम्बलम, ये नया स्टेट एम्बलम बना है त्रिपुरा का। तो ये आपके सवाल से सीधा सवाल पूछा जा सकता है, कौन सी स्टेट का नया स्टेट एम्बलम अप्रूव हुआ है? त्रिपुरा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर। जैसे मैंने आपको बोला था आईसीसी के क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड जो है वो अनाउंस किए गए थे, तो मैंने आपसे पूछा है कौन से इंडियन क्रिकेटर को रिसेंटली आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, प्रेस्टिजियस सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी। अब इस गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी के ऊपर एक चीज याद रखना, बिकॉज हमने क्या पढ़ा होगा, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अब यहां से पूछा गया, यहां पर उन्होंने आईसीसी T20 ओडीआई तो पूछा ही नहीं है, उन्होंने उसका नाम पूछा गया, उस नाम को बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी, इसको बोलते हैं आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और ये पहले फास्ट बॉलर बने इंडिया में से जिनको ये अवार्ड मिला। तो मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया, अब तो आपके लिए सवाल बहुत ही आसान हो चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल जी, बूम बूम बुमराह जो हैं उनको मिला है गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी, और या फिर आप उसको बोल सकते हैं आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड फॉर द ईयर 2024। इसके बाद अगर मैं स्मृति मंदाना की बात करूं, जो कि हमारे प्रेजेंटली वुमेन्स क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, इनको मिला है आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है जी, अर्शदीप सिंह ने 2 रिकॉर्ड बनाए, एक तो वो इंडिया के T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने हैं, दूसरा है इनको मिला है आईसीसी का T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो ओडीआई टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर कौन है? हमारे अर्शदीप सिंह। वुमेन्स की ओडीआई क्रिकेटर कौन है? वो है स्मृति मंदाना, और स्मृति मंदाना ने लगातार 2 बार, तो 2 साल कंसेक्यूटिवली जीता है। ये सेकंड वुमेन बनी है 2 साल लगातार जीतने वाली वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर। पहले पे कौन थी? सूजी बेट्स। तो सूजी बेट्स न्यूजीलैंड क्रिकेटर थी, सूजी बेट्स वो पहले नंबर पे थी, मतलब उनको पहली बार लगातार 2 साल लगातार मिलता। अब स्मृति मंदाना को भी कंसेक्यूटिवली 2 बार मिला है ये अवार्ड। ठीक है जी, यानी कि ट्वाइस, सॉरी 2 बार मिला है, आफ्टर 2 बार ये अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और याद करते हैं कि भाई आईसीसी का मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, कोई गेस कर सकता है? वीडियो पॉज करके गेस करो, बताओ, सोचो क्या है इसका आंसर। गूगल मत करना, पर बताओ इसका आंसर, सोचो, दिमाग लगाओ, कौन है? अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, बताइए नाम क्या है उनका? उनका नाम है अजमत उल्ला उमरजई। ठीक है, अजमत उल्ला उमरजई जो हैं वो बने हैं ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अफगानिस्तान के, और ये पहले अफगानिस्तान क्रिकेटर बने जिनको के ओडीआई या फिर आईसीसी का इतना प्रोमिनेंट अवार्ड किसी अफगानिस्तान क्रिकेटर को यहां पे मिला है। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारे क्रिकेट के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीजें तो मैंने आपको बता ही दी है। इंडियन के कौन से बने मैंने आपको बताया था। देखिए, विराट कोहली को मिला हुआ है 2018 में। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन को मिला था 2016, रविचंद्रन अश्विन को मिला है 2016 में, और राहुल द्रविड़ को मिला है 2004 में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली कौन सी स्टेट ने हमारा विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी, तो हमने डिस्कस किए थे प्रोमिनेंट अवार्ड्स कौन से। ईरानी ट्रॉफी में हमने देखा था मुंबई जीता था। ठीक है ना, मुंबई जीता था, किसको हराया था? रेस्ट ऑफ इंडिया को हराया था, और मुंबई ने वहां पे रिकॉर्ड क्रिएट किया था। क्या रिकॉर्ड क्रिएट किया था? मुंबई ने रिकॉर्ड क्रिएट किया था कि जी रणजी ट्रॉफीज में यानी कि रणजी टीम्स में सबसे ज्यादा बार ईरानी कप जीतने वाली टीम बनी थी मुंबई। फिर मुंबई ने कौन सा टूर्नामेंट जीता? हमारा सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट। अब आता है विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी इस साल किस स्टेट ने जीती है? उसका आंसर है जी आपका कर्नाटका। तो विजय हजारे 50 ओवर्स टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, और किसने जीता है? कर्नाटका ने। किसको हराया है? विदर्भ को। ठीक है, तो कर्नाटका ने विदर्भ को हराया है
टू क्लिंच द विजय हजारे ट्रॉफी। और ये नाम याद रखना करुण नायर, क्योंकि अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा पिछले कुछ दिनों में करुण नायर के बारे में। तो करुण नायर जो है उनको मिला था प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। बहुत ही बढ़िया खेला इन्होंने और बहुत ज्यादा चर्चा ये भी चल रही थी कि इनको फटाफट में इंडिया की टीम में लेके आया जा सके, बट देखिए वो बीसीसीआई के ऊपर है, वो उनकी सिलेक्शन के ऊपर है। बट आपको नेम पता चाहिए क्योंकि ये करुण नायर को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है, तो चांसेस है कि आपको अवार्ड एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जाए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। देखिए, एज पर द स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024, विच रैंक डज इंडिया होल्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वाइड डिजिटलाइजेशन। ठीक है जी, तो भारत का रैंक क्या है इकोनॉमी वाइड डिजिटलाइजेशन में? भारत का रैंक है जी ऑप्शन नंबर सी, थर्ड रैंक है इंडिया का। ठीक है जी, तो मैं बात करूं भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी बनी है वर्ल्ड की एज पर दिस रिपोर्ट। ठीक है, और उसको बोला गया इंडिया जो है वो 12th अमंग G20 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स। फिर बोला गया कि डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेक्ट है कि वो 1/5 कंट्रीब्यूट करेगी इंडिया की नेशनल इनकम में बाय 2029-2030। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल आता है दोस्तों आपका गर्ल चाइल्ड डे के ऊपर। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट किया है। ठीक है जी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द गर्ल्स। अब देखिए यहां पे दो सवाल है। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट कब होता है। दूसरा मैंने आपसे पूछा है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इनिशिएट कब हुआ था। तीसरा सवाल आपके मन में आना चाहिए कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की थीम क्या है। तो हमेशा डेज में तीन चीजें याद होनी चाहिए, डे, थीम और अगर कोई प्रोमिनेंट डे है तो वो कब से स्टार्ट हुआ है। चलिए अब मैंने पूछा है कब से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाना स्टार्ट किया गया था। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाना स्टार्ट किया है दोस्तों 2008 से। अब आते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के ऊपर। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट होता है जी 24 जनवरी को। ठीक है जी, 2008 में पहली बार मनाया गया था। किसके लिए? ताकि हम जो गर्ल चाइल्ड और गर्ल राइट्स है उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर सके। गर्ल अवेयरनेस से मैंने आपको पिछली क्लास में स्कीम पढ़ाई थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम। ठीक है, तो भाई आपको ये स्कीम भी बताना चाहिए बिकॉज बहुत प्रोमिनेंट है। एक तो इसके 10 साल भी पूरे हुए हैं और दूसरी ये भी कहीं ना कहीं वुमेन अवेयरनेस की ही बात करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबनों को ये स्कीम याद है तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट भी उस स्कीम को रिवाइज कर लो। अगर नहीं याद है तो भाई फिर मैं बोलूंगा वीडियो को पॉज करके पहले पिछली वीडियो में जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को पढ़ लो ताकि वो चीज भूल ना जाए। और अगर नहीं है तो उसको नोट कर लो, पता है कि सेशन के बाद उस स्कीम को देखना है, उस वीडियो को स्कीम को पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की नहीं है, मल्टी मिनिस्ट्रियल स्कीम हो चुकी है आजकल के जमाने में वो। ठीक है जी, और इसकी थीम क्या थी? एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। चलिए अगला सवाल आता है केएम चेरियन। केएम चेरियन एक बहुत ही प्रोमिनेंट कार्डियक सर्जन है जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। तो इनको ना बहुत प्रोमिनेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने इंडिया में भारत में एक चीज पहली बार की थी। तो आपको मुझे बताना कौन सी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इनकी है पहली बार में। चलिए तो ऑप्शन है जी, इन्होंने पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट किया इंडिया में, बाईपास सर्जरी की है, आर्टिफिशियल हार्ट लगाया है, या फिर पेडियाट्रिक हार्ट सर्जरी की, या फिर ये रोबोटिक असिस्टेड हार्ट सर्जरी इन्होंने पहली बार भारत में की है। तो इसका आंसर क्या है? इन्होंने पहली बार बाईपास सर्जरी की थी। फर्स्ट कॉरोनरी बाईपास सर्जरी इन इंडिया वाज परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर केएम चेरियन। ठीक है जी, तो ये याद रखना, यही इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या परफॉर्म किया था केएम चेरियन सर ने, यानी कि इन्होंने पहली बाईपास सर्जरी भारत में की है। चलिए दोस्तों अगला सवाल आता है स्पोर्ट्स के ऊपर। फिर हमने अभी पढ़ा था क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स के ऊपर, अब पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। बहुत ही प्रोमिनेंट टूर्नामेंट आता है। अगर आप टेनिस की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ये 4 प्रोमिनेंट ग्रैंड स्लैम्स हैं। मैं दोबारा बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी पूछा जा सकता है कि टेनिस में 4 मेजर ग्रैंड स्लैम कौन से हैं। वो आता है जी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और चौथा आता है विंबलडन। विंबलडन को जिसको आप बोल सकते हो इंग्लैंड ओपन को नहीं होता, विंबलडन बोलते हैं उसको। कई लोग बोलते हैं इंग्लैंड ओपन, इंग्लैंड ओपन नहीं होता, वो लंदन में होता है पर उसको विंबलडन बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब जो पहला ग्रैंड स्लैम था साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपको मुझे बताना है उसमें किसने जो मेन सिंगल टाइटल है, ठीक है, वो जैनिक सिनर ने जीता है। तो आपको मुझे बताना है कि रनर अप कौन थे।
रनर अप कौन थे? ठीक है, आप में से इन्होंने काफी लोगों के प्रोमिनेंट नाम सुने भी होंगे। राफेल नदाल के बारे में तो हमने पढ़ा था कि इन्होंने रिटायरमेंट ही ले ली है, तो राफेल नदाल तो नहीं होंगे। ठीक है जी, बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो हैं वो रनर अप रहे हैं। और मैं बात करूं कौन जीते हैं, हमारे जेनिक सिनर जीते हैं मेंस टूर्नामेंट। जेनिक सिनर जो है वो इटली के, याद रखना, और ज़्वेरेव जो है वो है जर्मनी के। अब देखिए क्वेश्चन आपको, जब मैंने मेंस के ऊपर पूछा है तो क्वेश्चन आपको वुमेन्स के ऊपर पूछा जा सकता है। कि वुमेन्स सिंगल्स किसने जीता है? कोई बता सकता है किसने जीता है वुमेन्स सिंगल्स? कोई टेनिस लवर हो अपनी क्लास में? तो ये जीता है जी मैडिसन कीज ने। मेडिसन कीज ने जीता है आपका वुमेन सिंगल टाइटल। और अगर मैं मेडिसन कीज की बात करूं दोस्तों, तो इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका पहला ग्रैंड स्लैम है जिन्होंने जीता है। और दूसरी पॉइंट है, ये बनी है सेकंड ओल्डेस्ट, ये सेकंड ओल्डेस्ट वुमेन बनी है टू विन द ऑस्ट्रेलियन ओपन। और सबसे ओल्डेस्ट कौन थी? वो थी चाइना की लीना। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट वुमेन थी टू विन दी ऑस्ट्रेलियन ओपन। याद रखना, टेनिस का ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहा हूं। और ये सेकंड ओल्डेस्ट बनी यानी कि मेडिसन कीज। ठीक है जी, और सेकंड नंबर पे कौन है? अरेना सैबलेंका। देखिए नाम मैं स्पेशली लिख के लेके आया था यार, क्योंकि कई बार क्या होता है नाम गलत ना लिखा जाए, तो इसलिए। तो ये सेकंड रनर अप, यहां पे सॉरी फर्स्ट रनर अप है। ठीक है, और विनर कौन है? मेडिसन कीज। ठीक है जी, सेकंड ओल्डेस्ट है मेडिसन कीज, और ओल्डेस्ट कौन थी मैंने आपको बताया? लीना, दैट इज फ्रॉम। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन ऑन ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। कौन से विजनरी फार्मर जो हैं हिमाचल प्रदेश, आपको पता है कि रिसेंटली हमारा 26th रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। रिपब्लिक डे में टैब्लूज में अगर मैं बात करूं, जो आपने झांकियां देखी होंगी, तो सबसे बेस्ट झांकी किसकी थी जी? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश को मिला है बेस्ट स्टेट टैब्ल्यू अवार्ड, उत्तर प्रदेश को मिला है, याद रखना। ठीक है, टैब्ल्यू इज गिवन टू उत्तर प्रदेश। और किसके बारे में बताया था उन्होंने? महाकुंभ के बारे में। तो इट हैज डिपिक्टेड दी महाकुंभ फेस्टिवल। अब दोबारा आते इस क्वेश्चन के ऊपर कि 26 जनवरी को हमारे पद्म अवार्ड अनाउंस किए गए थे, यानी कि पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इसके ऊपर आता भारत रत्न, तो भारत रत्न इस साल अनाउंस नहीं किया गया है। पर दोस्तों देखिए, पद्मश्री, पद्म विभूषण बहुत ज्यादा, अगर मैं बात करूं नंबरिंग है, तो मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड पद्म विभूषण आज आपके साथ पढ़ा रहा हूं मैं आपको। जो पद्मश्री है मैं आपको अपकमिंग सेशन में उनके ऊपर भी जो भी प्रोमिनेंट, अब ये 1-2 हफ्ते उनके नाम आते हैं, तो जो भी प्रोमिनेंट न्यूज में आएंगे उन सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगले सेशन में हम इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी पूछ रहा हूं कि विजनरी फार्मर है हिमाचल प्रदेश ने, इन्होंने HRM 99 एप्पल वैरायटी बनाई थी, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है जी हरिमन शर्मा। तो हरिमन शर्मा जी को पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, इनको बोला जाता है एप्पल मैन ऑफ इंडिया। फिर मैंने आपको बोला पद्म विभूषण नाम, तो ये मैंने आपको बता दें पद्म विभूषण जो कि 7 लोगों को मिले हैं। ठीक है जी, ध्रुव नागेश्वर रेड्डी हैं, श्री जगदीश सिंह केहर हैं, कुमुदनी रजनीकांत लाखिया जी हैं, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम हैं, MT वासुदेव नायर हैं, ओसामा सुजुकी हैं। ओसामा सुजुकी बहुत प्रॉमिनेंट, क्योंकि ओसामा सुजुकी जो थे इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, और ये ना सुजुकी के फाउंडर थे भाई, जिसको आप मारुति सुजुकी बोलते हैं ना, तो सुजुकी को इंडिया में लाने वाले कौन थे? ओसामा सुजुकी। और उसके बाद है श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको भी डेथ के बाद मिला है इन दी आर्ट कैटेगरी। तो ये भाई पद्म विभूषण है, मैं आपको बोल रहा हूं पद्मश्री, जैसे कि आपको पता है R अश्विन को पद्मश्री दिया गया है, कुछ प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं साउथ में उनको भी दिया गया है, तो उनके बारे में मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं। तो इसलिए मैंने उसको आज नहीं उठाया, क्योंकि आज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक बन गया था, जिसको मैं डिस्कस भी करूंगा दोस्तों। ठीक है, और इन अवार्ड से, क्योंकि देखिए पद्मश्री में अराउंड 100+ लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो क्या आप 100 के 100 नाम याद कर पाओगे? नहीं हो पाता। तो इसलिए जो प्रोमिनेंट इन 2 हफ्तों में जो भी प्रोमिनेंट नेम्स आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे आपके अगले सेशन में। और ये पहली न्यूज होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आते हैं जी, किस कंट्री ने पहली बार इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल कम एग्जीबिशन इनिशिएटिव लॉन्च किया या फिर अनाउंस किया है, और होस्ट किया कौन से? विद हाई क्वालिटी
च्यांगरा, ठीक है, च्यांगरा पश्मीना। तो कौन सी कंट्री है जी? उसका आंसर है नेपाल। तो नेपाल ने पहली बार फेस्टिवल कम एग्जीबिशन, इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल कम एग्जीबिशन इनिशिएटिव होस्ट किया है विद दी हाई क्वालिटी च्यांगरा पश्मीना, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में पश्मीना जो है वो कहां पे मिलता है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में। जबकि मशीन वेविंग पश्मीना हमारा अमृतसर में मिलता है, ठीक है। मशीन वेवन पश्मीना जो है वो अमृतसर में भी मैन्युफैक्चर किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आ जाता है जी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड करने वाला। तो कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य बना भारत का पहला राज्य टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? ठीक है जी, अंडर दी, अब देखो नेम, इसको देखो, आपको क्वेश्चन कितना स्मार्ट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आप, इसका आंसर आपको क्वेश्चन में मिल गया। किसका नाम होगा? कहते हैं इसका नाम है अंडर द नेम उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो भाई इसका आंसर उत्तराखंड ही तो हो गया। तो कहीं ना कई बार आपको एग्जाम में ऐसे हलवा सवाल भी मिलते हैं जहां पे आपको थोड़ा सा बस प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना और आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यही यहां पे हुआ है जी, उत्तराखंड पहला राज्य बना है टू लॉन्च द यूनिफॉर्म, टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड बाय द नेम ऑफ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड हियर। अच्छा, उत्तराखंड से क्या याद रखना? उत्तराखंड में इस बार क्या हो रही है हमारी नेशनल गेम्स। कौन सी? 38th नेशनल गेम्स कहां पे हो रही हैं? हमारी उत्तराखंड में हो रही हैं, ठीक है जी। और पहली बार है उत्तराखंड नेशनल गेम्स को होस्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो इसकी थीम क्या है? ग्रीन गेम्स, ठीक है, ये इसकी थीम है दोस्तों, ग्रीन गेम्स। मैस्कॉट का नाम क्या कोई बता सकता है? हमने पढ़ा भी हुआ इसके नाम, तो बताइए जी, मैस्कॉट का नाम क्या था? मौली। ये है हमारे मैस्कॉट। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कोई नई गेम इंट्रोड्यूस की गई इस नेशनल गेम्स के अंतर्गत। तो दोस्तों इस नेशनल गेम में ना, अगर मैं बात करूं योगा और मलकम, तो ये नई गेम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई हैं इस नेशनल गेम्स में। तो मैंने आपको बोला था कि 38th नेशनल गेम्स यहां पे स्टार्ट हुए, तो पूछा जा सकता है इससे पिछली कहां पे हुई थी? 2023 में हुई थी गोवा में, और 2022 में कहां पे हुई हैं? गुजरात में, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू नेशनल गेम्स दैट इज कंडक्टेड इन उत्तराखंड। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर, ठीक है जी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। आपको मुझे बताना है कौन सी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया इसरो ने, विच इज नेम्ड एज इट्स 100th मिशन। तो GSLV 15 का 100th मिशन अब्रॉड जो है इसरो ने लॉन्च किया, उसका नाम बताइए, उस मिशन का नाम क्या है? ठीक है जी, उसका नाम है यानी कि ऑप्शन नंबर बी NVS-02। सैटेलाइट का नाम है NVS-02। तो मैं बात करूं GSLV रॉकेट के ऊपर भारत ने अपनी, यानी कि इसरो ने अपनी 100 सैटेलाइट ऑनबोर्ड, जिसका नाम है NVS-02। और ये देखिए पहली लॉन्च है 2025 का, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात करूं, NVS का मतलब क्या? NVS क्या है? जिसको बोलते हैं नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो एक नेविगेशन सैटेलाइट है जिसको डेवलप किया है UR राव सैटेलाइट सेंटर है। तो UR राव सैटेलाइट सेंटर ने इसको डेवलप किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो बैंगलोर जो है, उन्होंने पहली बार एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है सरला एविएशन, उन्होंने भारत का पहला इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप बनाया है, ठीक है जी। तो आपको मुझे बताना है उस टैक्सी प्रोटोटाइप का नाम क्या है। अब अगर इस आप क्वेश्चन को देख रहे हो, इसमें कई क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात है कहां पे हुआ है? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। स्टार्टअप का नाम क्या है? सरला एविएशन। और क्वेश्चन पूछा गया प्रोटोटाइप का नाम क्या है, जो कि तीसरा पार्ट है इस एग्जामिनेशन में। तो ये भारत का पहला फर्स्ट टैक्सी प्रोटोटाइप। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप क्या है? उसका नाम है शून्य। इसका नाम है शून्य, ठीक है जी। तो शून्य जो है भारत का पहला फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप बना है, सरला एविएशन ने स्टार्ट किया, जो कि बेंगलुरु की कंपनी है। और ये 2028 में जो है, इसको बोला गया है कि ये एक्सपेक्टेड है कि 2028 में बेंगलुरु में वर्क स्टार्ट कर दे, काम करना शुरू कर देगा। चलिए अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो आपको मुझे बताना है गाइस, रिसेंटली कौन सी इंडियन अमेरिकन लॉयर जो है वो सेकेंड लेडी ऑफ यूएसए बने। तो आपको पता है कि यूएसए में क्या होता है, जो भी प्रेसिडेंट बनते हैं उनकी वाइफ को बोला जाता है फर्स्ट लेडी, जो कि है मेलिंडा ट्रंप। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो फर्स्ट लेडी बन गई हमारी
मेलिंडा ट्रंप। अब आता है सेकेंड लेडी। सेकेंड लेडी का मतलब क्या हुआ कि जो वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, उनकी वाइफ। तो देखिए उनके हस्बैंड का नाम क्या था, जेडी वेंस, जो कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है जी। और उनकी वाइफ का नाम क्या है, उषा वेंस। उषा वेंस, तो उषा वेंस बनी है भारत इंडियन ओरिजिन की सेकंड, यानी कि पहली बार इंडियन ओरिजिन बनी है, बट इसको क्या बोलते हैं, सेकंड लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। फर्स्ट इंडियन बनी है, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बनी है टू बी द सेकंड लेडी ऑफ यूएसए, ठीक है, उषा वेंस। अब उषा वेंस के बारे में याद रखना, पूछा जा सकता है कहां से हेल करती, तो इनकी ओरिजिन कहां से थी, आंध्र प्रदेश से थी, ठीक है। अब इसके साथ गाइस मैं आप कुछ नाम लिख के लाया हूं जो कि प्रोमिनेंट पर्संस हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। जो इंडियन जो है वो कैबिनेट, ट्रंप कैबिनेट में, तो उनका नाम पता होना चाहिए। विवेक रामास्वामी, आपको नाम पता होगा, विवेक रामास्वामी। तो ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी, जिसमें एलन मस्क भी हैं, ठीक है। इनके अलावा कुछ नाम और हैं जो आई हैव रिटन हियर, सो आई हैव ब्रॉट दिस थिंग डिटेल फॉर यू गाइस। नाम आता है काश पटेल। तो जो काश पटेल हैं वो बने हैं डायरेक्टर ऑफ एफबीआई, ये एफबीआई के डायरेक्टर बने हैं। तुलसी गाबार्ड, ठीक है जी, ये नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनी है। फिर आता है हरमीत कौर ढिल्लों, हरमीत कौर ढिल्लों, ठीक है जी, ये बनी है असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं जय भट्टाचार्य, ठीक है दोस्तों, जय भट्टाचार्य जो हैं वो बने हैं डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टरेट बने हैं आपके जय भट्टाचार्य। और फिर आते श्रीराम कृष्णन, ठीक है जी। श्रीराम कृष्णन जो है वो सीनियर पॉलिसी एडवाइजर बने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, सीनियर पॉलिसी एडवाइजर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन यूएसए। तो ये प्रोमिनेंट नेम्स आपको पता होने चाहिए विद रिगार्ड्स टू कि जो भारतीय लोग हैं जिनको के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो है आप कह सकते हैं मिनिस्टर वो बने हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो वापस आते हैं हमारे सवाल के ऊपर। उषा वेंस जो कि इनके हस्बैंड है जेडी वेंस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, 50th वाइस प्रेसिडेंट बने यूएसए के, तो बन चुकी है सेकेंड लेडी। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को डेजिग्नेटेड मार्च 21 एज द एनुअल वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स अंडर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन 2025 इनिशिएटिव। विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो पहली बार यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया गया अब से मार्च 21 क्या होगा आपका वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स, अंडर द वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स। अब किसके अंतर्गत किया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स के अंदर किया गया है, ठीक है जी। यूनेस्को के अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको डिक्लेयर किया है, तो वो कौन सी है जी, आप सोचिए, वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। क्योंकि ग्लेशियर्स की बात कौन करेगा, मेट्रोलॉजिकल ही बात करेगा ना यार, जो हमारे तापमान या फिर एनवायरमेंट, जो हमारे क्लाइमेट को देख रहा है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यहां पे आता है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन आप कर सकते हो। यूएनईपी पे बच्चा अगर FAO तो देखो नहीं करेगा, WHO भी नहीं करेगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये तीन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखना इसका आंसर है WMO, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया बिकेम द सेकंड ऑफिशियल ऑब्जर्वर स्टेट आफ्टर जापान इन द यूरोडॉन प्रोग्राम, ठीक है जी। यूरोडॉन प्रोग्राम एक डिफेंस इनिशिएटिव है इन्वॉल्विंग 4 कंट्रीज। आपको मुझे बताना है ये जो इनिशिएटिव है इसको मैनेज कौन कर रहा है, इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रही है, विद द एम के हम एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी इनिशिएटिव, याद रखना क्वेश्चन में ही क्वेश्चन आएगा कि यूरोडॉन प्रोग्राम है, ठीक है जी। प्रोग्राम का नाम क्या है, यूरोडॉन। न्यूज में क्या था, इंडिया। क्या बना है, सेकंड ऑफिशियल ऑब्जर्वर बना है। पहला कौन सा था, जापान था,
तो ये क्वेश्चन में हमें कितने क्वेश्चन मिल गए हैं, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन। तो हुआ क्या है, यूरोडन प्रोग्राम एक 4 देशों का डिफेंस इनिशिएटिव प्रोग्राम, जिसमें कौन कौन आता है, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन, ठीक है जी। और इसको मैनेज कर रहा है दोस्तों, इसको याद रखो 6, ठीक है जी, 6 से याद रख सकते हो, स्पेन, इटली और जर्मनी और फ्रांस। मैनेज कौन कर रहा है, मैनेज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन एंड लेड, इसको कौन कर रहा है, एयर बेस डिफेंस और जो स्पेस है इसको लेड कर रहा है। भारत सेकंड ऑफिशियल ऑब्जर्वर स्टेट बना है आफ्टर द जापान है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो आपको मुझे बताना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, इसका नाम था सन स्पेस वेदर एंड सोलर सेलर कनेक्शंस हियर, ठीक है जी, सन स्पेस वेदर एंड सोलर कनेक्शंस हियर, ठीक है जी। कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि बना रहा है 125th एनिवर्सरी ऑफ दी कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी सिस्टम। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों किस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की जो है 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, उसका नाम है कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी सिस्टम, जो कि है तमिलनाडु में, ठीक है। अब पूछा जा सकता है ये है कहां पे, यही हमने आपको इंडायरेक्टली पूछा है क्वेश्चन में कि कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु में कहां पे है। तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पे एक ही ऑप्शन है जो कर्नाटका से रिलेट कर रही है और दूसरी मैसूर है। तो कहां पे है ये, बेंगलुरु में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, बेंगलुरु में कन्वेंशन हुई थी, ठीक है जी, किसको 125th एनिवर्सरी ऑफ कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी सिस्टम, जो कि तमिलनाडु में बनी थी, उसको कमेमोरेट करने के लिए कर्नाटका में हुआ था। कर्नाटका में कहां पे हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। तो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्होंने एक साइबर इंश्योरेंस इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसका काम है कि हमें जो बिजनेस हैं उनको साइबर अटैक से प्रिवेंट करना है। तो आपको मुझे बताना है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, उसका नाम क्या है, इस इनिशिएटिव का नाम क्या है, जिसमें आपके 25% साइबर इंश्योरेंस जो उन्होंने बोला है कि जो साइबर रिस्क है वो 25% साइबर इंश्योरेंस मार्केट जो है 2030 तक, यानी कि इतने रिस्क जो है उसको कैप्चर करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये कौन सा इनिशिएटिव है, जिसका नाम है साइबर एज। एज दे रहा है आपको इसको साइबर टैक्स के ऊपर, साइबर एज किसका इनिशिएटिव है, साइबर एज टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विच बैंक हैज लॉन्च द फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड। देखिए अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स कोई बैंक स्टार्ट कर रहा है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमने काफी इनिशिएटिव डिस्कस भी किए हैं पुराने पिछले कई टाइम के अंतर्गत, तो आज भी उसी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड जो है वो किस बैंक ने स्टार्ट किया है दोस्तों, तो वो स्टार्ट किया है IDFC फर्स्ट बैंक का इनिशिएटिव है, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक ने इसको स्टार्ट किया। ये है क्या है, ये एक UPI एनेबल्ड और फिक्स डिपॉजिट सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, जो कि काइंड ऑफ अ फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया रीनेमिंग ऑफ 2 ज्योग्राफिकल फीचर्स। अब हुआ क्या, देखिए आप देख रहे हो जब से भी ट्रंप गवर्नमेंट न्यूज में आई है तो देख रहे हो काफी ज्यादा अग्रेसिव एक्शंस लिए जा रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि हम इमिग्रेशन जो है उसको रोकेंगे, उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो सिटीजनशिप मिलती है USA में बाय बर्थ मिलती है तो उसको पे ऊपर भी कंट्रोल किया जा रहा है। अब आपको ये तो नहीं पूछा कि बाय बर्थ सिटीजनशिप पे किसने ऐसा किया, चांसेस कम है। बट दूसरा प्रोमिनेंट चीज क्या था कि अमेरिका के आसपास जो भी प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं, USA ने ज्योग्राफिकल लोकेशंस को भी रीनेम करने की बात की है टू शो द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका है, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले था गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम क्या बनाया, आपको मुझे बताना है ये, क्योंकि मैक्सिको का नाम चेंज करके क्या बताया गया, पहला पॉइंट ये। दूसरा था अलास्का में डेनेली पार्क, डेनेली पीक है, ठीक है, डेनेली पीक, उसको नाम दिया गया है टू दी माउंट मैकिनले पीक हियर। तो ये 2 नाम है। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, गल्फ ऑफ मैक्सिको क्या बोल दिया गया, इन्होंने बोला गल्फ ऑफ अमेरिका। कोई गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं कह रहे गल्फ ऑफ अमेरिका है, अमेरिका का कंट्रोल है तो अमेरिका है, गल्फ ऑफ अमेरिका विल बी द आंसर हियर, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, और जो माउंट मैकिनले है दोस्तों, इसके बारे में एक चीज और याद रखना, ये टॉलेस्ट पीक है इन दी नॉर्थ अमेरिका। चलिए अब आते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ECI मीडिया अवार्ड फॉर वोटर अवेयरनेस दिया है टू दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी कैटेगरी में
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको दिया है मीडिया अवार्ड फॉर वोटर अवेयरनेस? तो वो अवार्ड दिया गया है दोस्तों दूरदर्शन को, दूरदर्शन टीवी को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। केरला गवर्नमेंट ने विद द हेल्प ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और वर्ल्ड बैंक दोनों की सपोर्ट के साथ भारत का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम स्टार्ट किया है। तो बताइए उस डिजास्टर वार्निंग सिस्टम का नाम क्या है? क्योंकि हमें पता है केरला में पिछली बार बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं भयानक फ्लड्स आए थे, उसका बहुत ज्यादा रेपरकशन केरला में देखने को मिला था। अब उसी चीज को कह सकते हैं कि उन चीजों से उभरने के लिए या फिर उस चीजों को पहले ही प्लान करने के लिए केरला ने डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी काम किया है और भारत का पहला फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम बनाया है वर्ल्ड बैंक और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हेल्प के साथ। तो उसका नाम क्या? उसका नाम है कवचम। कवचम है। तो कवचम बेसिकली क्या है? कवचम का नाम है जी केरला वार्निंग यानी कि कवर क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट यानी कि वचम केरला वार्निंग, ठीक है जी, क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट दैट इज कवचम। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। तो क्वेश्चन 26 है जी कौन सी एरोस्पेस ने लॉन्च किया दुनिया का पहला वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। हमें पता है देखिए स्पेस के अंतर्गत बहुत ज्यादा डेब्रिस इकट्ठी हुई, तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के अंतर्गत एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है। ठीक है जी, जिसके अंतर्गत नेम्ड क्या है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग स्कॉट। तो किसने स्टार्ट किया ये इनिशिएटिव? ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है दोस्तों नासा ने, डिजांत्रा। ठीक है, डिजांत्रा ने स्टार्ट किया है। तो बेसिकली क्या है? भारत की दुनिया की पहली कमर्शियल सैटेलाइट है डिजेंत्रा एरोस्पेस जो है उन्होंने स्टार्ट किया है, जिसका नाम क्या है? स्कॉट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 27। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 अभी हमने डिस्कस किया था। ईसीआई का अवार्ड, मीडिया अवार्ड किसको मिला है? दूरदर्शन को मिला है। अब अगला सवाल जो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दोस्तों जो है वो किसको वॉज अवॉर्डेड इन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी टू विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिजास्टर मैनेजमेंट? तो डिजास्टर मैनेजमेंट में अभी एक आप इनिशिएटिव पढ़े, उसका नाम कहते हैं कवचम। अभी पढ़ा है ना? किसका था? केरला का था। किसकी हेल्प के साथ बना है? वर्ल्ड बैंक और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये अवार्ड मिला है दोस्तों इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकॉयस को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इनकॉयस को ये अवार्ड जो मिला है फॉर द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। ठीक है जी, तो सुभाष चंद्र जैसे मैंने बोला अवार्ड जो है इनकॉयस को मिला है। ठीक है जी, और बेसिकली जो इनकी सेल्फलेस सर्विस थी फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट उस पर इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। चलिए दोस्तों अब आते हैं हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स और रिपोर्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आज मैं आपके साथ एक तो बहुत ही प्रोमिनेंट रिपोर्ट है एसर, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसके अलावा दो और रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके बारे में डिस्कस, एक है ब्रांड फाइनेंस इंडेक्स और दूसरी है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे ऊपर है, नीति आयोग ने लॉन्च किया दोस्तों रिपोर्ट जिसका नाम है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। ठीक है जी, अब देखिए प्रोमिनेंट सबसे पहले क्या है कि किसने लॉन्च किया है। एग्जाम में सबसे पहले सवाल यही पूछा जा सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। नीति आयोग ने लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया है। ठीक है, अब फिस्कल हेल्थ का मतलब क्या होता है? जब आप इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पढ़ोगे, जब आप बजट में पढ़ोगे, तो आपने दो टर्म हमेशा पढ़ो, उसको बोलते हैं फिस्कल हेल्थ। फिस्कल हेल्थ क्या होता है यार? फिस्कल हेल्थ का मतलब होता है कि सरकारी खर्चा, कि गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस है, फिस्कल होता है गवर्नमेंट, फिस्कल डेफिसिट माने कि सरकारी घाटा, फिस्कल सरप्लस यानी कि सरकार का प्रॉफिट। तो भाई सरकार की जो स्टेट गवर्नमेंट उनकी खुद की परफॉर्मेंस कैसी है, फिस्कल हेल्थ कैसी है, उसके बारे में यहां पे डिस्कस किया गया ऑफ द मेजर स्टेट्स बेस्ड ऑन मल्टीपल इंडाइसिस। अब यहां पे ना 5 इंडाइसिस यूज किए थे, उन्होंने पूछा इसमें से कौन सा नहीं है। आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो पहले हम इस रिपोर्ट को समझेंगे फिर इसके ऊपर दोबारा आएंगे। ठीक है, बट जिस बच्चों ने पढ़ी है उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसको आंसर कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्यों है पहले समझते हैं इसके बारे में। देखिए 16th फाइनेंस कमीशन जो था, 16वां वित्तीय कमीशन,
उसने लॉन्च किया था इसका पहला रिपोर्ट है, यानी कि पहला ही एडिशन है इसका फिस्कल हेल्थ इंडेक्स का, इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिपोर्ट जो है वो आपको बता रही है कि भाई स्टेट की हालात क्या है। अब इसने क्या किया, पहली बात उन्होंने बोला कि ये जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, इसको हमने पहली बार अनाउंस किया, अब ये एक एनुअल इंडेक्स है, यानी कि हर साल आएगा। ठीक है जी, ये बताएगा भारत की स्टेट्स का फिस्कल हेल्थ क्या है, और ये आपको बताएगा कि भाई क्या क्या काम करने हैं, इंटरवेंशन करनी है, सो दैट कि हम एक ओवरऑल फिस्कल गवर्नेंस, इकोनॉमिक रेजिलियंस और स्टेबिलिटी लेके आ सके देश के अंतर्गत। देखो इकोनॉमिक सर्वे में भी यही होता है ना। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होगा, इकोनॉमिक सर्वे आपको बोलेगा कि भाई सेंटर में, यानी कि इंडिया में भारत का ये परफॉर्मेंस है और हमें ये कुछ करना चाहिए, जो कि एक एडवाइस दी जाती है फ्रॉम द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, टू द कंट्री, क्योंकि वो पूरे इंडिया का सिस्टम बता रहा है, ये स्टेट का बता रहा है। ठीक है, क्योंकि एक रोड मैप बना देगा ताकि आपको अपने जो भी फिस्कल, जो आप ट्रांसपेरेंसी बनाना चाहते हो, रिसोर्स मैनेजमेंट करना चाहते हो, उसके ऊपर आपको एक प्रॉपर गाइडिंग पिलर देगा। अब सवाल पूछा था मैंने 5 सब इंडाइसिस कौन से, तो 5 इंडाइसिस कौन से, देखो अब बात करें फिस्कल स्ट्रक्चर की। फिस्कल स्ट्रक्चर में बोला जी ये चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, जो आप खर्चा कर रहे हो क्या वो क्वालिटी है, किस जो आप खर्चा कर रहे हो ऐसे तो नहीं करी जा रहे, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, खर्चा कर रहे हो पैसा कैसे आएगा, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। फिस्कल प्रूडेंस, सरकार की खुद की परफॉर्मेंस कैसे आ रही है। डेब्ट इंडेक्स, कितना कर्जा लिया उसका इंडेक्स। और सस्टेनेबल, क्या जो कर्जा आप ले रहे हो वो सस्टेनेबल है या नहीं। तो इसके ऊपर ये 5 इंडाइसिस, और इसका आंसर क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका पैरामीटर नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं। इन्होंने बोला जी नंबर 1, यानी कि सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन है, उड़ीसा। दूसरे पे आता है छत्तीसगढ़, तीसरे पे गोवा, चौथे पे झारखंड, पांचवे पे गुजरात। अब आप चीज समझिए कि यहां पे आप सोचोगे सर इतने बड़े बड़े हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उनका नाम क्यों नहीं है। देखिए इन्होंने देखा है कि भाई आप अपने फिस्कल परफॉर्मेंस, जो कि जितना आपके पास बजट है उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, उसमें उड़ीसा नंबर 1 पे आता है, दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे गोवा और झारखंड और गुजरात है। अब ये बेसिकली जो है वो 4 कैटेगरीज में परफॉर्म किए गए। 4 कैटेगरीज कौन सी है, अचीवर कैटेगरी, फ्रंट रनर कैटेगरी, परफॉर्मर कैटेगरी और एस्पिरेशनल कैटेगरी। तो देखिए 18 स्टेट्स को इन्होंने जो है वो मॉनिटर किया था, और पंजाब 18th नंबर पे, यानी कि सबसे एंड में पंजाब है। ठीक है जी, अचीवर्स में आपकी ये स्टेट्स आती है जिनका के वाकई बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस चला, गुजरात, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। फ्रंट रनर में महाराष्ट्र आता है। ये आप एक बार जब आपको पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगा आप वहां से पढ़ सकते हैं, बट याद रखना पहले उड़ीसा, लास्ट में कौन सी है, पंजाब है। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल आता है दोस्तों। अगला सवाल अगली रिपोर्ट की जो उनकी है ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 रिपोर्ट। तो आपको मुझे बताना है विच कंपनी सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन एज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, ठीक है जी, ग्लोबली अंडर द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट। तो ये है कंपनी दोस्तों, यानी कि इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है जी, ब्रांड फाइनेंस की रैंकिंग निकाली जिसमें माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको बोला गया सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कंपनी है। ठीक है जी, उसके बाद 3rd पे गूगल है, 4th पे अमेजॉन और 5th पे वॉलमार्ट है। ठीक है, चलिए, और नंबर 1 पे कौन सी है, एप्पल है। ठीक है जी, चलिए, और इंडिया की, भारत की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है, टाटा ग्रुप है। तो टाटा ग्रुप का 60th रैंक है, जो कि भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। अब आते हैं आपकी सबसे प्रोमिनेंट रिपोर्ट, यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2025, जो कि प्रथम ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है। अब ये सवाल आपके सामने है दोस्तों, इसका आंसर अभी निकालते हैं, थोड़े टाइम में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस रिपोर्ट को थोड़ा सा हम आराम से समझेंगे। चलिए अब समझते हैं कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट क्या है। ये रिपोर्ट नाम बता रहा है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो भारत की शिक्षा प्रणाली है उसका 1 साल का पूरा पैमाना दिया जाता है अंडर द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि आपको नेशन वाइड, यानी कि पूरे भारत का सर्वे कर रहा है। और ये आपको इंडिया का जो स्कूलिंग सिस्टम है, चिल्ड्रन स्कूलिंग एंड लर्निंग इन रूरल इंडिया, जो उसके बारे में आपको बताता है।
देखिए याद रखिए, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट कौन सा? रूरल। ये याद रखना है, ये रूरल इंडिया की बात कर रहा है। अर्बन इंडिया का आएगा, रूरल इंडिया के बारे में पहले निकाले। किसने निकाला है? प्रथम ने निकाला है, और 2005 में पहली बार आया था, और ये 14th रिपोर्ट है। ठीक है जी, 14th रिपोर्ट है, और इसमें अराउंड 605 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको इंकलकेट किया गया है। अब समझते हैं सबसे पहले कि जब मैंने रूरल इंडिया की बात की तो किस किस तरह के एजुकेशन सिस्टम को इसने अंतर्गत इंक्लूड किया है। इसने बोला है, हमने देखा है जी स्कूलिंग स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर, 3 से 16 साल के अंतर्गत जो भी बच्चे हैं उनको हमने यहाँ पे कह सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे टेस्ट किया है, जिसमें हमने देखा क्या है, चेक किया है कि एबिलिटी टू रीड सिंपल टेक्स्ट, क्या वो नॉर्मल भाषा पढ़ सकते हैं, डू बेसिक अरिथमेटिक्स, बिकॉज यही चीज आपने देखा होगा बहुत सर्वेज में, ये एक वन ऑफ द कॉमन कंसर्न आता है जब भी आप भारत एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कोई ऐसे लिखते हो है, तो वहां पे सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट क्या आता है? पॉइंट ये आता है कि इंडिया में ना काफी जगह पे आपने पढ़ोगे सिंपल टेक्स्ट ही नहीं पढ़ा जाता। बहुत लोग सिंपल टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते, बहुत लोग सिंपल मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। ठीक है जी, कौन सा एज ग्रुप है? 5 to 16, उसी को यहां पे टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये एक अपना फ्रेमवर्क यूज करता है जो कि 2011 सेंसस के ऊपर जो इन्होंने बेस किया हुआ है, जहां पे रैंडम विलेजेस में जाते हैं। ठीक है जी, उसके अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ते हैं और अराउंड 20 हाउस होल्ड लेते हैं हर एक विलेज के अंदर से। ठीक है ना, तो 30 विलेज को सिलेक्ट करते हैं रैंडमली, तो उसके अंदर ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में 30 विलेजेस को सिलेक्ट किया जाता है। फिर उसके विलेज के अंतर्गत 20 लोगों को ये सर्वे करते हैं, और फिर उसके बेस पे अपना फाउंडेशन डाटा जो है वो निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन्होंने 3 से 16, तो इसको कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी क्या है? प्री प्राइमरी कैटेगरी। ठीक है, तो 3 से 5 साल के बच्चे, इसको बोलते हैं बिल्कुल ही यंग लेवल पे। तो इन्होंने बोला 3 से 5 साल के बच्चे में अगर मैं एनरोलमेंट की बात करूं तो दैट इज सम टाइप ऑफ प्री प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट प्री प्राइमरी क्लासेस हैं, प्राइवेट क्लासेस जैसे एलकेजी यूकेजी, उनमें इंप्रूवमेंट हुई है। एनरोलमेंट का मतलब क्या है कि लोगों ने एडमिशन, यानी कि लोग एनरोल हुए, लोग दाखिल हुए। अब आता है टाइप्स ऑफ प्री प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है, सबसे ज्यादा बच्चे 3 से 5 साल में वो कहां पे गए हैं? सबसे ज्यादा जो प्रोवाइडर कौन सा है वो है आंगनवाड़ी सेंटर्स। आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा बिगेस्ट प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज इन द टर्म्स ऑफ एज ग्रुप ऑफ 3 to 5 ईयर्स। ठीक है जी, कम से कम बोला गया हाफ ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 3 and 4 दे आर एनरोल्ड इन आंगनवाड़ी सेंटर्स। ठीक है जी, और अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ ऑल 5-year-old स्टूडेंट्स, ठीक है जी, वो कहां पे? वो प्राइवेट स्कूल्स में आते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद कि यार 5 साल के बाद बच्चों को एडमिशन करवानी है या फिर इतने साल के बाद करवानी है, तो उसके क्या हुआ कि उससे आंगनवाड़ी सेंटर्स में एनरोलमेंट बढ़ी है। ठीक है, तो बोला कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन, 3 से 4 साल के बच्चे जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स में, 5 साल के बाद 5 साल के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में आ जाते हैं। फिर आते हैं एज एंट्री ऑफ स्टैंडर्ड 1, एज ऑफ एंट्री टू स्टैंडर्ड 1 यानी कि फर्स्ट क्लास में। तो इन्होंने बोला है कि प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन जो कि अंडर एज है, ठीक है, यानी कि 5 साल से कम साल के जो बच्चे हैं जो अंडर एज हैं, ठीक है जी, अब वो डिक्रीज हो रहे हैं, इज डिक्रीजिंग ओवर द टाइम। रीजन हो सकता, रीजन हम आपको बता रहा हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का रीजन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 2018 में ये 25.6% थे, अब ये 22.7% थे। ठीक है जी, और देखो 25.6%, फिर 2018 में 25.6, 22 में 22.7 और 24 में कितना हो चुका? 16.7, यानी कि बहुत लंबा डिक्रीज हमें यहां पे देखने को मिला है। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले न्यूज के ऊपर, यानी कि हमने पहला ग्रुप देखा 3 to 5, अब आता है हमारा सेकंड एज ग्रुप, वो आता है 6 से 14 साल का सेकंड एज ग्रुप। ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप क्या है? अब यहां पे भी एनरोलमेंट होगा। सबसे पहले बताया है कि भाई यहां पे कितने बच्चे एनरोल्ड हैं स्कूल के अंतर्गत। तो इन्होंने बोला है जो स्कूल एनरोलमेंट है ना, ओवरऑल मैं बात करूं 6 से 14 साल के बच्चों के एज ग्रुप के अंतर्गत, वो 95% हो चुकी है, एक्सीडेड बाय 95% फॉर क्लोज टू 20 ईयर्स, यानी कि पिछले 20 साल से ऑलमोस्ट 95% से ऊपर जो एनरोलमेंट है हो रही है। और कितनी है इस बार? 98.1%। ठीक है, 22 में 98.4 थी, अब 98.1% बनी है। और एक रॉ स्टेट, ठीक है, 95% है हर स्टेट में,
6 से 14 साल के अंदर। अब यहां पे क्या आएगा, रीडिंग टेस्ट। रीडिंग टेस्ट तो बोलो स्टैंडर्ड थर्ड में बोलो रीडिंग और आपका बेसिक अर्थमेटिक्स चेक किया जाएगा। तो वही किया, बेसिक रीडिंग लेवल जो स्टैंडर्ड 3 चिल्ड्रन का है वो हाईएस्ट है, यानी कि थर्ड क्लास के जो बच्चे हैं उनका रीडिंग सबसे हाईएस्ट है। और इंप्रूवमेंट कहां पे रही है, गवर्नमेंट स्कूल इज हायर, यानी कि सरकारी स्कूलों में इंप्रूवमेंट ज्यादा रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हियर। और अगर मैं बात करूं 2024 में मिजोरम, हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, हैड द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड 5 चिल्ड्रन इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है जी। जो कि रीडिंग के मामले में बात करूं तो मिजोरम, हिमाचल प्रदेश में देखिए उन्होंने बोला है कि 90 ऑलमोस्ट 64.9 65% बच्चे आप कह सकते हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल में है और वो सेकेंड क्लास की लेवल टेक्स्ट बुक को बड़े आराम से पढ़ पा रहे हैं। तो ये हो गया रीडिंग के ऊपर, ठीक है जी। अब आ जाते हैं रीडिंग को थोड़ा सा अर्थमेटिक। तो दूसरा था हमें अर्थमेटिक टेस्ट करना, बेसिक कैलकुलेशन। अब बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं कि भाई जो ऑल इंडिया फिगर है फॉर चिल्ड्रन इन स्टैंडर्ड थर्ड, ठीक है जी, इज एबल टू डू एटलीस्ट डू बेसिक न्यूमेरिकल सब्सट्रैक्शन, ठीक है जी। ये हुआ 33.7% पे इंक्रीज। स्टैंडर्ड फिफ्थ में उन्होंने बोला है कि जो ऑल इंडिया लेवल पे स्टैंडर्ड फिफ्थ में बच्चे हैं उनका भी न्यूमेरिकल डिवीजन जो है वो इंप्रूव हुआ है, वो इंप्रूव हो चुका है 30.7% तक। फिर आते हैं 8 स्टैंडर्ड के ऊपर। तो 8 स्टैंडर्ड में भी जो है वो इंप्रूवमेंट दिखा है, दैट इज इट हैज नाउ इंप्रूव्ड टू 45.8%, यानी कि इतने परसेंट जो बच्चे हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स कर पा रहे हैं। यहां पे सब्सट्रैक्शन, यहां पे डिवीजन हो रहा है, ठीक है, और यहां पे भी जो बेसिक अरिथमेटिक्स है वो परफॉर्म यहां पे हो रहा है। तो ये था हमारा सेकेंड ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है जी। अब आते हैं हमारा अदर ग्रुप, ओल्डर चिल्ड्रन 15 to 16 ईयर्स। तो हमने प्री प्राइमरी पढ़ा, फिर हमने एक 5 से 16 वाला पढ़ा, अब हम पढ़े 15 से 16 वाला। देखिए सबसे पहले 15 से 16 में जो प्रोपोर्शन ऑफ एनरोलमेंट है, ठीक है जी, उन्होंने बोला 15 to 16 ईयर्स हुआ नॉट एनरोल्ड हैज ड्रॉप्ड, यानी कि यहां पे आके जनरली क्या होता था, ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ता था। ड्रॉप आउट का मतलब होता है बहुत बच्चे स्कूल से निकल जाते थे, यहां पे इस बार वो कम हुआ है, ठीक है जी। कम कैसे हुआ है, देखिए 2018 से 22 में 7.5% था, ठीक है, ये था 7.9%, ठीक है जी, 7.9% आया है। प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स जो नॉट एनरोल्ड है वो अभी भी इंक्रीज हुआ है, कि प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स नॉट एनरोल्ड हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7.9% to 8.1%, यानी कि जो गर्ल एनरोलमेंट है वो थोड़ा सा ड्रॉप हुई है, दैट इज 8.1%। अब आते हैं डिजिटल लिटरेसी के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं जी, अब क्योंकि देखिए यहां पे बात आता है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, एआई, यहां पे आ गया जब 15-16 साल के बच्चे को ना अब एआई ओरिएंटेड डिजिटल लिटरेसी उसके ऊपर ज्यादा काम किया जाता है। तो सबसे पहले आता है स्मार्टफोन का एक्सेस। तो एक्सेस टू स्मार्टफोन इज क्लोज टू यूनिवर्सल, close to universal age group, that is among the age of 14 to 16 years. अब 90% of both boys and girls have smartphone. स्मार्टफोन का जमाना है तो भाई 90% बॉयज गर्ल्स के पास स्मार्टफोन भी है, और 80% रिपोर्ट नोइंग हाउ टू यूज अ स्मार्टफोन, कि भाई 90% के पास स्मार्टफोन है, 80% को चलाना भी आता है, ठीक है जी। जहां पे बॉयज ज्यादा हैं, 85.5% बॉयज हैं एज कंपेयर टू 79.4% गर्ल्स, जिनको के पता है कि हमें फोन चलाना करना। फिर आता है ओनरशिप, एक्सेस के बाद आता है ओनरशिप दोस्तों। तो यहां पे देखिए क्या है, 14 से 16 साल के बच्चों को स्मार्टफोन, ठीक है, हु ओन स्मार्टफोन इज लो बट इंक्रीज विद एज ओनरशिप, ठीक है। जैसे लार्ज जेंडर गैप जहां पे बोलोगे स्मार्टफोन ओनरशिप 36.2% बॉयज हैं, 36.9% गर्ल्स हैं, ठीक है जी। और ये हर स्टेट में देखा गया है कि बॉयज के पास जनरली जो है वो ओनरशिप मोबाइल फोन्स की ज्यादा है, गर्ल्स के पास कम है, ठीक है। अब आते हैं अगले चीज के ऊपर, डिजिटल लिटरेसी के ऊपर बात की जाती है। तो डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल स्किल्स की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बोला डिजिटल लिटरेसी में मैंने बोला एक्सेस और ओनरशिप, अब मैं बात करूंगा यूजेज के ऊपर। तो बोला गया है कि 82.2% ऑफ चिल्ड्रंस जो कि 14 से 16 साल के अंतर्गत हैं उनको पता है कि स्मार्टफोन कैसे यूज करना है, और उनमें से जो 57% है उन्होंने बोला कि हम इसको यूज करते हैं अपनी एजुकेशन एक्टिविटी के लिए। 50% रिपोर्टेड यूजिंग इट फॉर एन एजुकेशनल एक्टिविटी, while 76% बोलते हैं कि भाई हम तो सोशल मीडिया चला रहे हैं। और ये काइंड ऑफ कंसर्न भी इस रिपोर्ट ने शेयर किया है कि भाई मैक्सिमम बच्चे हमारे एजुकेशन, जिस पर्पस के लिए आपने स्मार्टफोन देने शुरू किए हैं, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने की कोशिश की है, वो पर्पस कम यूटिलाइज हो रहा है। तो
तो ये भी एक पॉइंट इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए अगर आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करें, ऐसे लिखना हो तो यूज कर सकते हो, नहीं तो इतना डिटेल में आपसे एसबीआई में नहीं पूछा जाएगा, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। 57% एजुकेशन और 76% फॉर सोशल मीडिया। फिर आता है डिजिटल सेफ्टी। उन्होंने बोला जो बच्चे सोशल मीडिया या फिर बेसिक वेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स ऑनलाइन वाज रिलेटिवली, उनको पता है कि हु यूज सोशल मीडिया नॉलेज के भाई कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। 62% बच्चों को पता है कि कैसे ब्लॉक करना है और रिपोर्टर प्रोफाइल, जहां की 55.2% को पता है कि प्रोफाइल प्राइवेट हो जाती है, और 57% को यह भी पता है, ऑलमोस्ट 50% बच्चों के कैसे अपना पासवर्ड चेंज किया जा सकता है। फिर आते हैं स्किल्स के ऊपर। उन्होंने बोला है 70.2% बॉयज एंड 62.2% गर्ल्स जो हैं, ठीक है, उन्होंने स्मार्टफोन दिया है और वो डिजिटल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मोर देन 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, 3/4 ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं, उनके टास्क को गिवन आर एबल टू परफॉर्म देम सक्सेसफुली एंड अमंग दिस, ठीक है ना, जनरली बच्चों को वीडियो जो यूट्यूब है 90% वर एबल टू शेयर इट, ठीक है, ठीक है। हु कुड लोकेट द वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालना, उसको कैसे शेयर करना, उनको पता है 90% बच्चों को, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है यूट्यूब का जमाना है, तो यहाँ पे इसने भी टेस्ट किया और इन्होंने बोला कि यूट्यूब हमें काफी बच्चों को पता है। अब आते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी, ठीक है जी। तो 80% ऑफ द स्कूल्स जो हैं उन्होंने रिसीव किया है, दैट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एक्टिविटीज के लिए पैसा रिसीव हुआ 80% स्कूल्स के ऊपर। और ये बोला है मोर देन 75% स्कूल्स हैड रिसीव्ड दी फंड्स, ठीक है, टू मेक और परचेज ऑफ दी फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी एक्टिविटीज। फिर आ जाता है जी स्कूल ऑब्जर्वेशन के ऊपर दोस्तों, ठीक है ना। तो एवरेज स्टूडेंट अटेंडेंस जो है वो इंक्रीज हुई है टू 75.9%। फिर आता है जी हमारा टीचर अटेंडेंस। तो टीचर अटेंडेंस भी इंक्रीज हुई है 86.8% से लेके 87.5%, अ गुड साइन इन टर्म्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। फिर आ जाता है जी, ठीक है ना, जो ट्रेंड है वो लार्जली देखा गया है चेंज इन टीचर एंड एजुकेशन अटेंडेंस इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जो ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। फिर आ जाता है जी स्मॉल स्कूल और मल्टी ग्रेड क्लासरूम्स। तो अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में जिनके पास कम से कम लेस देन 60 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, ठीक है, उन्होंने काफी ज्यादा इंक्रीज शो किया है इन टर्म्स ऑफ दी मल्टी ग्रेड क्लासरूम्स, शो अ शार्प इंक्रीज, जहां पे 52.1% 2024 में जो प्रोपोर्शन है वो गवर्नमेंट स्कूल्स का विद लेस देन 6 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैज सीन एन इंक्रीज हियर, ठीक है दोस्तों। फिर आ जाते हैं स्मॉल स्कूल्स और मल्टी ग्रेड क्लासरूम्स के ऊपर। प्रोपोर्शन ऑफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स विद लेस देन 6 स्टूडेंट्स एनरोल्ड जो मैंने को बता रहे 52.1% आता है। फिर आ जाता है स्कूल में कौन सी फैसिलिटी है। तो राइट टू एजुकेशन रिलेटेड इंडिकेटर्स जो इंक्लूड किए गए थे वो तकरीबन हैं। फिर बोला गया था फ्रैक्शन ऑफ स्कूल्स विद यूजेबल गर्ल्स टॉयलेट हैज इंक्रीज फ्रॉम टू 72%। स्कूल्स विद ड्रिंकिंग वाटर, जो बेसिक चीजें हमें चाहिए वो इंक्रीज हुई हैं। स्कूल्स विद ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजंस है तो वो 77.7% पे आ चुका है। अगर मैं स्कूल्स की बुक्स की बात करूं अदर देन टेक्स्ट बुक्स, ठीक है जी, वो भी इंक्रीज हुआ है टू 51.3%। बट ये बोला गया कंसर्न इन स्टेट के बारे में याद रखना, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, ये जो है बोला जा रहा है अभी भी लैग बिहाइंड है इन दीज फैसिलिटीज ऑफ प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, यूजेबल टॉयलेट्स टू गर्ल्स, टेक्स्ट बुक्स। तो इसमें अभी भी ये पीछे है। तो मैं बोलूंगा दोस्तों इन स्टेट्स के बारे में ज्यादा याद रखना। आई होप यार, इसमें मुझे पता है काफी ज्यादा डाटा हैवी डॉक्यूमेंट है, तो मैंने इसमें से बहुत छांट की आपके लिए कुछ प्रोमिनेंट चीजें लेके आई हैं। मैं फिर भी बोलूंगा आप इसको 1-2 बार जरूर पढ़िए और 2-3 बार पढ़ने के बाद फिर भी एक बार रिवाइज करके अपने शॉर्ट पॉइंट्स यहाँ पे और हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका आंसर क्या बन जाता है? इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 4 जो है यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 4 यहाँ पे सही आंसर है। और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये अब आपको मुझे बताना है, क्योंकि मैंने आपको पूरी रिपोर्ट बताई है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत क्यों है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। और जाने से पहले एक और चीज मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास प्रीलिमिनरी की डेट भी आ चुकी है, आपके पास मेंस की डेट भी आ चुकी है, तो एडुटैब आपकी बहुत हेल्प कर रहा है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया जहां पे हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको इंटरेक्शन करना है मेंटर्स के साथ लाइव क्लासेस में, तो वहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, PYQ सॉल्व मिलेंगे और यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी।
अगर आपको लगता है कि मुझे लाइव क्लासेस नहीं चाहिए, बस मुझे तो प्रैक्टिस के लिए क्विज चाहिए, तो अगर आप दोनों एग्जाम पीओ और क्लरिकल दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप 15,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जहां पे अगेन चैप्टर वाइज टेस्ट, करंट अफेयर्स के टेस्ट, आपको सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप सिर्फ एसबीआई पीओ कैटर करके कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको 10,000 प्लस सवाल जो है आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, करंट अफेयर्स के टेस्ट, और यहाँ पे भी आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे फॉर बोथ प्री एंड मेंस हियर। तो इसको एनरोल कैसे कर सकते हो दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और यहां पे आके आप उसको इन चीजों को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मजा आया होगा और काफी चीजें हमने आज सीखी हैं। फिर एक बार बोलूंगा कि जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं तो नोटबुक में आपने कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, उनको देखिए थोड़े टाइम बाद, उसके बाद दोबारा एक बार वीडियो को समझो थोड़े से स्पीड पे कि अब मुझे सारी चीजें आती हैं, क्योंकि कई बार होता है पहली बार में कोई पॉइंट मिस ना हो गया तो दोबारा भी आप इन वीडियोस को बार बार देख सकते हैं। ठीक है, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो और आप अच्छा परफॉर्म कर सके। तो अब मैं मिलूंगा दोस्तों आपको अगले शनिवार को विद द नेक्स्ट वीकली बैंकिंग करंट अफेयर सेशन। आपके चैनल पे आपको इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो मिल चुकी है और आपको यूनिट बजट की वीडियो भी है, वो भी आपको मिल जाएगी, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है और आप हमसे कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो आप हमें एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं ऑन अवर ईमेल आईडी hello@tab.co.in। ठीक है जी, और या फिर आप कॉल कर सकते हो ऑन द नंबर 8146207241। So on that note guys, I wish you all the best for the examination. Keep working hard and keep preparing hard. Bye bye.